जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे समीर वानखेड़े की। पिछले कुछ महीनों से कभी समीर वानखेड़े तो कभी बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर आज बीजेपी नेता हाजी अराफत सामने आए हैं और एक एक करके नवाब मलिक के पत्ते खोले हैं। देखिए रिपोर्ट। मुझे लगता है कि न्यू ईयर आप जेल में मनाओगे, ये तो जरूर हम भी देखेंगे, महाराष्ट्र की जनता देखेगी। दूसरों पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर एक और नया और सनसनीखेज आरोप लगा है। इस बार नवाब मलिक पर पद का फायदा उठाने के साथ अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी नेता और मॉनिटरिंग कमीशन के पूर्व अध्यक्ष हाजी अराफात शेख पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका जवाब हाजी अराफात ने बड़े ही तीखे लहजे में दिया। हाजी अराफात शेख ने नवाब पर न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि उनके अंडरवर्ल्ड से संबंध भी गिनाए। नवाब का अराफात पर पहला आरोप था पद का फायदा उठाकर घोटाला करने का। उन्होंने बताया कि कैसे नवाब ने मुमरा की जुम्मा मस्जिद में 9 करोड़ रुपए का घपला किया और एक जमीन को 30 साल के लिए लीज पर दे दिया। इस मामले में अराफात ने प्रवर्तन निर्देशालय से जांच की मांग की है। हमारी ईडी से यही मांग है कि उसकी सकोल चौकसी करो, उसके सीडीआर निकालो, किस किस लोग कहाँ मंत्रालय में मीटिंग हुई थी, किसके बोलने पे वो 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे और जिसके अकाउंट में ट्रांसफर 2 करोड़ रुपए थे वो कौन था, किसका आदमी था, किसके जरिए बोल रहा था और क्या ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था उनकी भाषा के अंदर। ये मैं सरकार से और ईडी से मांग करता हूं। नवाब मलिक को होशियार मलिक बताते हुए अराफात ने वक्फ बोर्ड की जमीन भी लीज पर देने का आरोप लगाया। कहा, जब कोई वक्फ बोर्ड की जमीन बिकती है तो उसका पैसा ट्रस्ट के पास आता है, लेकिन पैसा ट्रस्ट के अकाउंट में ना जा पाए इसके लिए 2 करोड़ में सौदा किया गया। मामला बाहर चला गया, ये मामला मीडिया में चला गया, ये मामला लोगों तक चला गया। तुरंत नवाब मलिक होशियार मलिक है और ये होशियार मलिक ने तुरंत कहा कि वो पैसे तुरंत ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर जैसी पैसे होते उसके बाद यही मंत्री पुलिस कमिश्नर को फोन करते हैं, अल्पसंख्यक मंत्री होशियारी से फोन करते हैं कि जिन जिन लोगों ने ये किया है उसके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल करो। इतना ही नहीं, हाजी अराफात ने नवाब को अल्पसंख्यकों का दुश्मन और बिल्डरों का दोस्त बताया। कहा, नवाब बिल्डरों को फोन करके 100 करोड़ रुपए की जमीन 25 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। इसके साथ ही अराफात ने कहा कि नवाब मलिक के खिलाफ उनके पास कई और सबूत हैं जो वो ईडी को सौंपेंगे, जिसके बाद नवाब मलिक नया साल जेल में मनाएंगे। साथ ही अराफात ने नवाब पर एक पत्रकार के मर्डर और कुर्ला के अंदर चरस मालिक किसको कहते हैं उसका खुलासा करने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 16 नवंबर वो तारीख है जब देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले 14 और 15 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आपको बता दें एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का रिहर्सल भी इस पर होने जा रहा है। तो आपको बता दें ये जो एक्सप्रेसवे है बेहद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर और ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप पर फाइटर, दुश्मन को जंगी ट्रेलर, नए रनवे पर उड़ान, 22 में बनेगा काम।
आसमान में गुलाटी मारते और करतब दिखाते ये हैं देश की आन बान शान कहे जाने वाले लड़ाकू विमान, जिनकी गर्जना आजकल यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुनाई दे रही है। सुखोई, मिराज और रफाल जैसे विमानों की दहाड़ से इस वक्त यूपी का नया रनवे गूंज रहा है और इनके जंग ट्रेलर से दुश्मनों का दिल दहल रहा है। 16 नवंबर वो तारीख है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान करीब 30 लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाएंगे। इसमें रफाल, सुखोई, मिराज जैसे फाइटर प्लेन होंगे। टच एंड गो ऑपरेशन के तहत फाइटर प्लेन एयर स्ट्रिप से टच करते ही तुरंत उड़ेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे और उन्होंने पूरे कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। पीएम के उद्घाटन से पहले 14 और 15 नवंबर को लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज के साथ रफाल का रिहर्सल होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में कूरेभार गांव के नजदीक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर दी है। इमरजेंसी लैंडिंग एयरफोर्स के विमानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। इस देश से एक ट्रायल एयरफोर्स का एयर शो भी उस दिन यहाँ पर आयोजित होगा। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी बनी हवाई पट्टी पर आज ट्रायल के लिए 3 लड़ाकू विमान पहुंचे। 13 नवंबर से इन फाइटर जेट्स का ट्रायल शुरू होगा जो 4 दिन तक चलेगा। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारे जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन हवाई पट्टियों से भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान और चीन पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी इस हवाई पट्टी के दोनों किनारों पर 15-15 मीटर के बॉर्डर बनाए गए हैं। साथ ही एयर स्ट्रिप के दोनों किनारों पर सर्विस लेन बनाए गए हैं। इस एयर स्ट्रिप के बनने के बाद एक्सप्रेसवे पर 3-3 एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब यूपी के विकास का नया आईना बनने जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन जिलों को जोड़ेगा उसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी सरकार के बड़े दावे भी हैं। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे के किनारे 402 किलोमीटर की सर्विस रोड निकाली गई है। 8 लेन तक इसका विस्तार किया जा सकता है। दावा किया जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू किए जाने के बाद पूर्वांचल के लोगों के लिए दिल्ली दूर नहीं रहेगी। माना है कि गाजीपुर से सिर्फ 10 घंटे में लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंच सकेंगे। यहाँ तक कि बिहार के लोग के लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि 341 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे की सीमा बिहार से 18 किलोमीटर पहले हैदरिया में खत्म होती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। दावा है कि 2 लिंक एक्सप्रेसवे जोड़ने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी। इससे गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलिया समेत करीब 6 से ज्यादा जिले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों ने करारा प्रहार किया है। 16 घंटे में घाटी में 3 ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। कुलगाम में हुई इस मुठभेड़ की एक तस्वीर भी सामने आई है, आपको दिखाते हैं। चीखेगी
आतंक की आत्मा, आतंकियों का खोज खोज कर खात्मा। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट के बाद ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रखा है। पिछले 16 घंटे में सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों ने आतंकियों को खोज खोज कर ढेर किया है। श्रीनगर के कुलगाम में सेना ने 3 आतंकियों को मारा है। कश्मीर घाटी में कल शाम से शुरू हुई गोलियों की तड़तड़ाहट आज सुबह जाकर थमी। कुलगाम के इस मकान का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुठभेड़ कितनी भीषण रही होगी। ये वही मकान है जिसमें आतंकियों ने पनाह ली थी। जब सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर वहां पहुंची और गोलियों की बरसात की तो मकान का जर्रा जर्रा गोलियों से छलनी हो गया। खिड़की दरवाजे गत्तों की तरह बिखरे पड़े हैं। दीवारों पर गोलियों और बारूद की ऐसी छाप पड़ी जो मिटाए न मिटेगी। ग्रेनेड की मार से छत की खप्पर और टीन की छप्पर तिनके की तरह पूरे मोहल्ले में बिखरी पड़ी नजर आई। सुरक्षा बलों ने कुलगाम के बेमिना और चवलगाम में मोर्चा खोला तो 3 आतंकियों को घेर लिया। श्रीनगर के बेमिना के ऑपरेशन में कल ही एक आतंकी मारा गया, जबकि चवलगाम में कल शाम से आज सुबह तक ऑपरेशन जारी रहा और यहां पर 2 आतंकी मारे गए। 2 खतरनाक आतंकी मारे जा चुके हैं। उसमें सिराज मौलवी जो पिछले 6 साल से खूंखार आतंकी था और डिस्ट्रिक्ट कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसके साथ उसका साथी जावर भट्ट वो भी मारा गया है। ये बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। सुरक्षा बलों ने जब चवलगाम में डेरा डाला तो एक आतंकी जल्द ही मारा गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर इस मकान में छिप गया। रात भर की घेराबंदी के बाद सुरक्षा बलों ने सुबह ऑपरेशन शुरू किया तो चंद पलों में कुलगाम का ये इलाका धुआं धुआं हो गया। कुलगाम में मारे गए दोनों आतंकियों का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से था। आतंकी यावर भट्ट ने तो 3 महीने पहले ही हथियार उठाए थे, जबकि दूसरा आतंकी सिराज मौलवी हिजबुल का जिला कमांडर और 2016 से ही आतंकी गतिविधियों में शामिल था। सिराज कई युवाओं को बहलाकर हिजबुल में शामिल करवाया करता था। गुरुवार रात श्रीनगर के बेमिना में भी एक आतंकी की घेराबंदी कर सेना ने कारतूसों की बौछार की। घेराबंदी में पता चला कि ये छोटा मोटा आतंकी नहीं बल्कि आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवतुल हिंद का एक बड़ा आतंकी था, जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकी का नाम आमिर रियाज था। आमिर आत्मघाती हमलावर था, उसे फिदाइन हमले का टारगेट दिया गया था। आमिर रियाज 2019 में पुलवामा में हुए हमले के जिम्मेदार एक आतंकी का रिश्तेदार था। आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर नाका लगाया था। नाका पर जब उसको रोका गया तो उसने फायर किया, फिर हमारे पार्टी ने रिटेलिएट किया जिसमें एक टेररिस्ट मारा गया। उसकी शनाख्त हुई है कि जो आमिर रियाज है खिरू का लोकल टेररिस्ट है और 1 महीना पुराना मिलिटेंट है, हाईली रेडिकलाइज है। ये फिराई उसके मोबाइल से बहुत सारे सामान मिला है जो फिराइन करने के लिए तैयारी कर रखा था। ये अनुच्छेद 370 के खात्मे के साल भर तक तो कश्मीर में शांति रही, लेकिन पिछले 1 साल से ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। और अगर बात करें पिछले 2 महीनों की तो कश्मीरी पंडितों के साथ हिंदू सिखों को घाटी में निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे आतंकियों को सुरक्षा बल खोज कर निकाल रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर कांग्रेस के पहले परिवार से लेकर कांग्रेस नेता सभी लगातार हिंदुत्व पर हमला कर रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ये सब जानबूझकर कर रही है। ये संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। क्या कांग्रेस एजेंडे के तहत हिंदुत्व पर हमला कर रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों में राहुल गांधी से लेकर सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। खुद राहुल गांधी ने बयान दिया कि हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत?
सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हरम और ISIS के साथ की। इस पर जब खुर्शीद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने हिटलर से तुलना तो नहीं की, मैंने तो हिंदुत्व के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया है। What shall I compare it with? With Hitler? No, I haven't compared it with Hitler, because that would have been taking it too far. But if they believe that what I have said is wrong, they must tell me why. They must tell me why. There is something wrong with people who misuse Islam, right? I can say that, but I can't say there is something wrong with people who misuse Hinduism. I can't say that. Why can't I say that? Because they have a monopoly on Hinduism. My answer is, you don't have a monopoly. You are destroying Hinduism. That's why I said, those of you who are taking part in this are destroying Hinduism. This is why I said that these are akin to those people. These are not part of those people, but akin to those people. खुर्शीद के बयान पर घमासान थमा भी नहीं था कि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जय श्री राम बोलने वालों को राक्षस बता दिया। कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय हैं। हिंदुत्व पर कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि हिंदुत्व पर हमला संयोग नहीं, ये कांग्रेस का प्रयोग है और इस प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही हैं। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। साधु संत ने भी हिंदुत्व पर हमले को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के दिमाग में या कांग्रेस के नेताओं की जो ग्रंथियां हैं दिमाग की, वो इतनी विकृत हो गई हैं कि उनको समाज में विभाजन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू या हिंदुत्व पर सवाल उठाया हो। भगवा आतंकवाद से लेकर प्रभु राम को काल्पनिक बताने का काम कांग्रेस ने ही किया था। बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदुत्व पर हमला आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।